में क्वेश्चन था इंटरनेट, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला जो क्वेश्चन था उसका एक कंक्लूजन लिखा जा सकता था बहुत बढ़िया। उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 से लिंक करके लिखा जा सकता था, है ना? ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये लिखा जा सकता था कि चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए हमें एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि जिससे सारे जो कंसर्न्स और चैलेंजेस है उसको एड्रेस किया जा सके। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को प्रमोट करने के लिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना चाहिए। तो इस तरीके से एक मॉडल कंक्लूजन के तहत उसको आप कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच देने की कोशिश करें। वहां पे जहां पे भी इनोवेटिवनेस होती है वहां पे आप थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वही चीज आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन देगी आंसर राइटिंग में। ठीक है, कंक्लूजन, इंट्रो, बॉडी, इंट्रो और कंक्लूजन इज मस्ट इन 10 मार्कर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइंस और ज्योग्राफी का अगर आपने पेपर देखा तो उसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आंसर होता है तो कंक्लूजन हम ना लिखे। एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, लोगों ने जो 11th-12th क्लास में जो एप्लीकेशंस दे रखी थी वही एज इट इज लिख दी, जबकि अपन जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को और भी जगह यूज किया जा सकता है। पोटेंशियल गवर्नेंस में भी यूज किया जा सकता है, उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है। इंटरनेट का यूज काफी लोगों ने ऐसा लिखा जो बिल्कुल एक्सट्रीमली टेक्निकल था, जबकि अपन जानते हैं इंटरनेट गवर्नेंस में कितना ज्यादा प्रमोट कर सकता है। गवर्नेंस में हालांकि कई बच्चों ने लिखा है, लेकिन गवर्नेंस वाले एग्जांपल कई लोगों ने बिल्कुल नहीं लिखे हैं। उन्होंने सिंपल लिख दिया ईमेल, वॉइस चैटिंग, वॉइस VoIP लिख दिया, इंटरनेट प्रोटोकॉल वाला। तो वहां पे भी आप थोड़ा इनोवेटिवनेस दिखा सकते हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो आपने जो भी पढ़े हैं, आपने पॉलिटी जो भी पढ़ी है, इकोनॉमी जो भी पढ़ी है, एथिक्स जो भी पढ़ा है, वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग जब भी इस तरह के आंसर्स लिखते हैं ना तो कोशिश किया कीजिए कि उसको सब हेडिंग्स में डालिए। जैसे अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया कि इंटरनेट के 5 यूसेज बताइए। ठीक है, यही था ना क्वेश्चन अपने दैनिक अभ्यास शीट में? यस सर। यस सर। है ना? आप लोग क्या लिख रहे हो देखो, ये नहीं कि सभी लिख रहे हैं, पर आप लोगों में से कुछ 5 यूसेज लिख दिए इस तरह के पॉइंट आउट करके, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई स्टूडेंट लिख रहा है ABCD। अरे आपसे 5 यूज पूछे हैं तो 1 2 3 4 करके लिखो ना उसको, एग्जामिनर को क्लियरली देखे कि 5 पूछे गए। हमको दैनिक अभ्यास सीट में आंख खोल खोल के देखना पड़ रहा है कि हाँ 5 है कि नहीं है उसमें। एक तो आपकी राइटिंग समझ में नहीं आती है, ऊपर से वो 5 पॉइंट भी आप ढंग से नहीं लिख पा रहे हो। उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्लियरली लिखो कि ये 1 यूज ये है, 2 यूज ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। अब देखो, दिस इज वेरी जनरल क्वेश्चन कि इंटरनेट के 5 यूज आप बताइए, तो इसको आप सब हेडिंग में डिवाइड कीजिए। कैसा? अब देखो, एक तो तरीका ऐसा हो सकता है, मैं लिख दूं ईमेल, ईमेल में यूज होता है। दूसरा मैं लिख दूं इसमें कि सर्च की तरह यूज करते हैं, हम सर्च इंजन की तरह यूज करते हैं इसको। ठीक है, इस तरह का आप इसको थोड़ा बनाइए। इसको मैं कैसे हेडिंग में बना सकता हूँ? पहला हेडिंग बना सकता हूँ मैं इसकी कि सोशल यूज, है ना? इसके सोशल क्या यूज है, इसको मैं एजुकेशन में ले सकता हूँ। तो ये पहले के अंदर ही आ गया, एजुकेशन में ई एजुकेशन, सोशल में हेल्थ हो गया। ठीक है, दूसरा यूज लिखिए गवर्नेंस यूज, गवर्नेंस में ई गवर्नेंस हो गई, गुड गवर्नेंस हो गई। तीसरा यूज आप लिख सकते हैं मैसेजिंग सर्विसेज, जिसमें आप लिख सकते हैं ईमेल हो गया। ठीक है, सोशल मीडिया मैसेंजर्स हो गए। अगला आप लिख सकते हैं फोर्थ कि इट आल्सो यूज एज सर्च इंजन, ना सर्च इंजन में यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप अपने उस आंसर को थोड़ा सा ब्रॉड बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आप यदि उसको खुद ही नैरो डाउन कर देंगे ना तो कोई पर्पज ही नहीं निकलेगा उस चीज का। यू ऑल आर गेटिंग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से कोशिश Yes, कीजिए कि अपने आंसर्स को सब हेडिंग्स में लाइए, ब्रॉड हेडिंग सोचिए थोड़ा सा। और बहुत इजी है, मतलब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। उसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप, अपने आप में ही आपका काम सॉल्व आउट हो जाएगा उस चीज में। ठीक है, फिर आप इसका लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते थे कि इंटरनेट का यूज अभी बहुत अच्छा है, लेकिन इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन वी नीड, है ना, इसमें आप लिख सकते थे वी नीड ऑफ ऑल द 3, असेस, अफोर्डेबिलिटी एंड असेस, अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी एंड
अवेलेबिलिटी, ठीक है, ऑफ इंटरनेट फॉरेस्ट बेड्स यूज, कि आपको असेस भी मिले, उसकी अफोर्डेबिलिटी मिले और सब जगह अवेलेबिलिटी हो। तो इस तरह से आप तीनों चीज करके एक कंक्लूड, आप अच्छा सा एक कंक्लूजन लिख सकते थे। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप अपनाने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी आप लोग इम्प्रूव कर रहे हो, धीरे धीरे आप लोगों में अच्छा इम्प्रूवमेंट है ना, अच्छा लिखने लगे हो। 2-3 चीजें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लाइक क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो, तो क्वेश्चन शुड बी लुक लाइक दिस इज माई इंट्रो क्लियरली, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि इंटरनेट की डेफिनेशन, तो आप वहीं से शुरुआत कर सकते थे, ठीक है। थोड़ा इंटरनेट की डेफिनेशन को लेके इंट्रोडक्शन लिख सकते थे, फिर 5 यूसेज ऑफ इंट्रोडक्शन ओ इंटरनेट, और उसमें मेरे को क्लियरली दिखे 1 2 3 4 5, और ये मेरा कंक्लूजन। तो ये आंसर मेरे को बिल्कुल स्पेसिफिकली क्लियरली दिखता है कि क्या, हाँ, किस तरह से मूव किया है आपने, ठीक है। अब आप इसको यदि मिक्सअप कर दोगे ना, तो फिर मामला मतलब वही सब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो आप कर रहे हो इसको, ये करो। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं आज। असाइनमेंट ये है कि टेक्नोलॉजी में हमने जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, मेजर चैप्टर्स, ठीक है, आप अपने दैनिक अभ्यास, ये वीक 3 का शेड्यूल देख सकते हैं और सिलेबस देख सकते हैं किसी भी सिलेबस से, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, स्पेस है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर है। इन सबके आपके पास में एक पेज पे, सिंगल साइड के एक पेज पे, इनके 5-6 मेन कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। क्या कीवर्ड्स है, और सेकंड पे इससे रिलेटेड गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम या कोई मिशन, ठीक है, या कोई पॉलिसी लेके आई है, तो वो भी आप लिखिए, ठीक है। पहले में आपको लिखना है कीवर्ड्स, दूसरे में आपको लिखना है गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम्स हो, मिशन हो, पॉलिसी हो, और थर्ड पॉइंट आपको लिखना है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसमें रिसेंट का कोई एग्जांपल इजीली अवेलेबल हो तो, ठीक है। कोई एग्जांपल इस तरह आपको समझ में आ रहा हो, कोई इस तरह की चीजें हो, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक बनाओ, और क्वेश्चन कोई भी आए, नैनो टेक्नोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको इन कीवर्ड्स का यूज करते हुए, अपना आंसर लिखना है। उन कीवर्ड्स को डालो, एजुकेशन में नैनो टेक्नोलॉजी, हेल्थ में नैनो टेक्नोलॉजी, आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब में आपको ये कीवर्ड्स का यूज करना है, ठीक है। कि गवर्नमेंट की स्कीम, मिशन, पॉलिसी आपके कंक्लूजन में यूज आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक बहुत अच्छा और सुंदर आंसर बनके तैयार हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्वेश्चन। इसमें जरूरी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज पूछ रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस पूछ रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर पूछा जा रहा है, पास्ट पूछा जा रहा है, अपडेशन पूछा जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप इन कीवर्ड्स की हेल्प से अपना आंसर बना सकते हैं। आप लोग करेंगे काम? यस सर। Yes, sir. करके Yes, sir. करके देखो। यस सर। हाँ, तो Yes, sir. हेल्पफुल रहेगा ये। अच्छा, ये आपने कर लिया ना, तो आप मेरा यकीन मानो, इवन पेपर से पहले भी आपको ये सब रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप सीधे जाओगे ना, और वहां कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, मैं इसका आंसर बहुत जनरलाइज नहीं लिख रहा हूँ, टेक्निकल आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग करें। सर 2 मिनट की एक्सरसाइज ही करवा लेते हैं ना इनसे, तो पढ़ा तो है ही ना। हाँ, बिल्कुल। बायोटेक्नोलॉजी पे करते हैं। लेट अस टेक बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं, है ना। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग में सर रैंडमली इधर लिखने चालू कर देते हैं कीवर्ड्स को। आज हमने एक पोस्ट किया था कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कीवर्ड्स लिखो, तो एक पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो आप लोग, बहुत ही ज्यादा बिजी हो। सर बायोटेक्नोलॉजी के कीवर्ड्स बताओ आप लोग, एक एक करके। जीनोम सीक्वेंसिंग, अच्छा सुनो, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। बताने के बाद में अपना माइक ऑफ कर लेना, ठीक है। बताओ, फिर माइक ऑफ कर लो। Gene editing. पहला हो गया जीन एडिटिंग, ओके। Stem cells. जीन एडिटिंग,
CRISPR Wow. based on tech. DNA recombinant technique. ये किसने बताया अभी? क्रिस्पार, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। थर्ड, Recombinant DNA technology. बिल्कुल, वेरी गुड। हाइड्रोपोनिक्स, नैनो कंप्यूटिंग, recombinant DNA technology, Biosensor. बायोसेंसर्स, गुड। हाइड्रोपोनिक्स आ सकते थे। no, हाइड्रोपोनिक्स इज नॉट बायोटेक्नोलॉजी। Stem cells. DNA fingerprinting. Bioinformatics. stem cells please, okay, bioremediation, So PCR polymerase chain reaction. bioremediation, Biofortification. बायो tissue culture, फोर्टिफिकेशन, Transcription and translation. DNA fingerprinting. कैन Surrogate. ZFN, biopiracy, MRT, बायोपायरेसी, MRT, एमआरटी मींस mitochondrial replacement replacement therapy. ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब देखो आपके जनरल जो इस तरह से आप कीवर्ड्स लिख लोगे ना, तो इन कीवर्ड्स को यूज करो कि जैसे मैं अब इसका क्वेश्चन आ जाए अपने पास में कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस लिखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखोगे? पहला लिखा आपने बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप ये कीवर्ड्स डालो कि थ्रू जीन एडिटिंग, है ना, थ्रू बायोसेंसर्स, थ्रू बायो इन्फॉर्मेटिक्स वी कैन मेक आवर क्रॉप्स मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। तो ये कीवर्ड आपके जब आंसर में जाएंगे ना, तो आपका आंसर्स अच्छे बनेंगे। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले अपने आप को फोमो तो फील नहीं कर रहे? देखो इनके मतलब सबके हिंदी मीडियम में आप कर लीजिएगा, मोस्टली शायद सेम ही बोलते होंगे, इनको कुछ डिफरेंट बोलते नहीं होंगे हिंदी मीडियम में भी, है ना, कॉन्सेप्ट वही है। तो आप इसको हिंदी मीडियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज करो, एग्रीकल्चर में यूज करो। दूसरा आपने लिखा मेडिकल फील्ड, तो मेडिकल फील्ड में लिखो कि थ्रू एमआरटी टेक्निक से किस तरह से हेल्प मिल रही है, ठीक है। थ्रू स्टेम सेल रिसर्च से किस तरह से हम डिजीज के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। थ्रू जीन एडिटिंग, तो क्लोनिंग की मदद से हम किस तरह से हेल्प ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको कीवर्ड डाल डाल के अपने आंसर्स बनाने हैं। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज करना, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो, जितने भी हैं अपने पॉइंट्स, इन सब के ऊपर ये एक्सरसाइज करके देखना। आप सभी को स्क्रीन तो दिख रही है ना? Definitely. यस सर। ओके ओके। और कोई डाउट्स आपके इस वीक से रिलेटेड, या ओवरऑल साइंस का अपना जो शेड्यूल रहा इससे रिलेटेड? एनीवन? Hello. हाँ जी, This is Ankita. हाँ किता। एक्चुअली मुझे जो इशू बेसिकली आ रहा है ना, वो ये है सिर्फ कंटेंट का, क्योंकि जैसे सपोज एनसीईआरटी से पढ़ना है या जो भी गूगल करना है व्हाटएवर, तो वो जब आप नोट्स या कुछ भी उनको समराइज करते हैं ना, तो वो इतना हैफेजर्ड सा हो जाता है। और जब लास्ट में जब डेली आंसर शीट हम लोग लिखते हैं, तो वो क्वेश्चन कुछ और ही होता है, वो तो होता ही नहीं है उस कंटेंट में। तो इट इज लाइक, अरे यार क्या किया दिन भर, ये तो नहीं देखो, क्वेश्चंस, ये ठीक बात है, ये बहुत से स्टूडेंट्स भी बोलते हैं। क्वेश्चंस हम लोग कोशिश भी नहीं करते कि डायरेक्टली कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, कभी कभी आपको मिलेगा। अदरवाइज दैनिक अभ्यास शीट और सेक्शनल टेस्ट दोनों में हम क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपने जो पढ़ा ना उसको अप्लाई करके देखो। वो डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में मैं पढ़ा, ये क्वेश्चन दैनिक अभ्यास शीट में आ गया, दिल खुश हो गया, मैंने लिख दिया। ऐसा नहीं होने वाला है ना। ओके। आपको क्या करना है, या तो आप जो भी आपने पढ़ा ना उसकी नॉलेज को अप्लाई करो, और नहीं कर पाते हो तो हमने आपको बार बार में कहा है, टेक द हेल्प, दोबारा नोट्स देखो, हाँ, या फिर वो ही गूगल की, करते हैं। हाँ गूगल की हेल्प लो, एक बार पढ़ो, बंद करो, फिर लिखो। लेकिन एटलीस्ट हाँ, आपको इसका बेनिफिट भी होता है कि बहुत अननोन टॉपिक सबके सामने आ जाते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है।
तो फिर वो मतलब इंक्लूड हो एटलीस्ट, जाता हाँ, है। एटलीस्ट एक या दो सब चैप्टर, सब हेडिंग्स आपको नई सीखने को मिलती हैं दैनिक अभ्यास हाँ शीट की बिल्कुल मेथड से, है बिल्कुल, ना? डेफिनेटली तो डेफिनेटली। ठीक है, दैनिक अभ्यास हाँ शीट को नहीं एक तरह से आप अपनी नोट्स मेकिंग की वो मान लो कि इससे हमारा कुछ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो फिर ना मैं पाइल अप पॉइंट। करती जाती हूँ अपने नोट्स में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐड अच्छा, करती ये दैनिक अभ्यास शीट का जो कंपाइलेशन है ना, आप सभी लोग कीजिएगा। देखो, साइंस में हमारे पास में 15 दैनिक अभ्यास शीट हो गई है, ठीक है। 15 में आप यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मानेंगे तो 30 तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, और 19 के हिसाब से 3 पेपर हो गए, तो 57 आपके सेक्शनल टेस्ट में क्वेश्चन हो गए। दैट मीन्स यू हैव द 90 क्वेश्चन, है ना, 57 उधर और 30 क्वेश्चन इधर, अराउंड 90 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस, उनके आंसर्स आप लोगों के पास हैं। उसको यदि आपने प्रॉपर कंपाइल करके रखा लास्ट में, तो वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप पढ़ के भी जा सकते हो लास्ट में, है ना। डायरेक्ट मतलब उन 90 में से भी हम आपको लास्ट में छांट के दे देंगे कि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। तो लेकिन उनका कंपाइलेशन आप रखो इन दिनों में बना के, जब भी आपको टाइम मिले तो आप उनका कंपाइल करते रहें। हेलो, हाँ जी शिव जी। एक चीज बोलना था सर। हाँ हाँ बोलिए। सर जैसे हम लोग आंसर तो लिख रहे हैं, लेकिन जैसे मॉडल आंसर या जो भी जैसे अपने सेक्शन टेस्ट हुआ था सैटरडे को, उसका जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस का जो मॉडल आंसर हो उसको थोड़ा शेयर कर देना सर। जैसे हमारा पिछला सेक्शनल टेस्ट हुआ था, उसके तो हमने गुड आंसर शेयर किए हैं आपके साथ अभी। हाँ उस वाले में हम पार्टिसिपेट नहीं किए, हम तो इसी महीने से किए हैं, हाँ मतलब हाँ इसी हाँ वीक हाँ से। बिल्कुल करेंगे। अभी क्या है, आप में से कॉपी चेक हो रही है, तो हमारे पास भी आ जाते हैं गुड आंसर्स। प्लस हम्म। आपके बहुत सारे साथी हैं जो अभी तक नहीं लिखा है उन्होंने, तो उनको लिख लेने देते हैं। अदरवाइज उनकी मतलब वो होगा ना, आंसर शेयर हो जाएंगे, थोड़ा दिक्कत होगी। बाकी कर देंगे हम, मतलब जैसे पिछले संडे को पेपर हुआ है ना, तो कर देंगे, अभी जल्दी कर देंगे, क्योंकि मंडे हम लोग तक कर बिगनर देंगे। है, थोड़ा इम्प्रूव करने का चांस रहेगा, हमको इम्प्रूव बहुत करना है अभी हम लोगों को। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना। आप डेली कंटिन्यू रखो अपने आप की लिखने की प्रैक्टिस को, इम्प्रूव करोगे। ठीक है। एनीवन एल्स? सर एक डीएस की भी सर, प्लीज जो शेयर उसमें फॉर गुड आंसर है वो शेयर होने में टाइम लग रहा है थोड़ा, तो थोड़ा उनको फास्टली करवा सकते हैं? दैनिक अभ्यास शीट का? हाँ सर, कई तो जैसे इंग्लिश मीडियम में हो जाता है, किसमें हिंदी मीडियम में आता ही नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है इन दिनों में, विनय का भी था ये एक आया था, और साइंस में इस तरह के आंसर्स आ नहीं रहे हैं आप लोगों के। बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये था इंटरनेट का यूज, 5 यूज लिखने, तो इसमें ऐसा कोई बेस्ट आंसर मिल नहीं पाता हम लोगों को कि ये हम कहें कि हाँ दिस इज द मॉडल आंसर, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। तो तो सर इसलिए आप हम इसमें शेयर। थोड़ी हेल्प कर दो हमारी, वैसे कि भाई आप सब में कंक्लूजन निकाल के और आप हमें मॉडल आंसर दे दो। श्रेय सर, मॉडल आंसर वहां से होना चाहिए सर। मॉडल आंसर हम लोग शुरू से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ भी है, क्योंकि होगा क्या, मॉडल जैसे आंसर। सेक्शनल टेस्ट होने के बाद कॉपियां वगैरह चेक हो जाए, उसके बाद तो सर अगर शेयर करो तो क्या दिक्कत है सर? नहीं नहीं, वो तो कर रहे हैं ना शैलेंद्र, उसकी कॉपी तो दे रहे हैं गुड आंसर्स की। नहीं मिली है आपको? नहीं, आपके वहां से अगर जैसे आ जाए सर, एक दो बार आई है आपके वहां से। अच्छा, वो जो जी सर। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, है ना। हम इस वाले पेपर की देते हैं आपको, है ना, जी सर। इस वाले पेपर की देते हैं। और कोई डाउट्स आपके? तो हम ये शुरू करें अपना हिंदी वाला पेपर 4 का, जिसके लिए आज मिले हैं। हेलो सर। जी हाँ बिल्कुल। लक्षिता। हेलो सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है अभी सर जैसे इकोनॉमी का जब टाइम था ना, तो मेरे को थोड़ा सा कुछ मतलब फीवर था, तो मैं कर नहीं पाई थी ढंग से। तो उसके ओके। बाद मैंने इकोनॉमी का अटेम्प्ट किया सारे, मतलब मैं छोड़ती तो नहीं हूँ, मैं थोड़ा पीछे जाके फिर अटेम्प्ट कर लेती हूँ। तो मैंने सारा किया था, बट वो अभी तक चेक नहीं हुआ। फिर मैंने केमिस्ट्री का अटेम्प्ट किया, अभी तक एक भी वो भी लक्षिता चेक नहीं हुआ देखो, है। आपसे कॉल पे भी बात हुई है काफी बार, आपको समझाया भी है। हाँ आप सभी हाँ लोग भी सर। एक चीज का ध्यान रखो, आप जैसे कभी बीमारी के कारण या किसी और चीज के कारण पीछे छूट जाओ ना, तो कोशिश क्या किया करो, जब ज्वाइन करो तो एटलीस्ट उस बेस से कंटिन्यू करो। पिछला जो बैकअप है उसको बाद में कवर करने की कोशिश करना है। डेली आप कर पा रहे हो तो अब होगा क्या, अब जैसे लक्षिता क्या कर रही है, इकोनॉमी कर रही है, फिर वो मतलब उसको वहीं से उन्होंने शुरू कर दिया दोबारा की दोबारा। तो आप हाँ उस सर, पूरे मैंने ग्रुप, गलत हाँ किया है वो तो मुझे पता है, बट मैंने अभी ठीक है, इकोनॉमी का और केमिस्ट्री का जैसे पूरा करके दे दिया आपको। तो आपको जब भी हाँ टाइम मिले ठीक, आप एक बार देख के मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं हम कर रहे हैं, आपके एक दो कुछ पेपर तो हो चुके हैं, बाकी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके सर।
वो क्या होता है, आप लोग लेफ्ट सर, आउट हो जाते हो, फिर आप डिफरेंट टाइम पे आंसर भेजते हो ना, तो फिर आपका बन नहीं पाता शेड्यूल हमारे साथ में। हाँ सोनल। हेलो। हाँ सोनल बोलिए। हेलो सर। बोलिए बोलिए सर मैं कह बोलिए। रही थी सर, एक बार थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन का बता देंगे सर? थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है। इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे ट्रांसलेशन, करनी है? देखो इंग्लिश जी ट्रांसलेशन सर। तो ठीक है, डिस्कस करेंगे उस पर भी ना। चलो अभी हम हिंदी के लिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। देखो ये जो हमारी अप्रोच है ना पेपर 4 से रिलेटेड, ये इन सभी पे लागू होगी। आपकी किस किस पे? एक तो आप इसको हिंदी में पल्लवन पे यूज कर सकते हैं। एक आप इंग्लिश में या हिंदी में जो ऐसे राइटिंग आती है ना आपकी, निबंध लेखन, उसमें भी आप कर सकते हैं। और इंग्लिश में जो पैराग्राफ राइटिंग है उसमें भी कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ पल्लवन की बात करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि करना क्या है अपने को। वैसे हमने अभी आंसर्स चेक किए थे दैनिक अभ्यास शीट के फर्स्ट पल्लवन के, तो कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया है किस तरह से लिख रहे हैं, और थोड़ा सा हम भी अपनी तरफ से आपको बता देते हैं क्या है। देखो ये जो तरीका हम डिस्कस करेंगे ना, इसमें क्या है कि देखो पल्लवन, निबंध लेखन, ये सभी क्या है, बहुत सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव मीन्स कि आप किस तरह से लिख रहे हैं, और कोई मॉडल आंसर नहीं होता इनका कि आपने जो लिखा है वही बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, या ऐसा कुछ है नहीं इस केस में ना। हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, और उसकी वो अप्रोच एग्जामिनर को किस तरह से पसंद आती है उस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी अप्रोच, आपके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हों, लेकिन उस एग्जामिनर की फिलॉसफी से या अप्रोच से मैच नहीं करते हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इस तरह का मॉडल आंसर नहीं होता, बहुत सब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, उससे आपको एक हेल्प ये होगी कि आपको 10 में से 7 या 8 नंबर नहीं भी मिले, लेकिन आपको 10 में से इस चीज की गारंटी है कि 2 या 3 नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब आप एक एवरेज मार्क्स जरूर ले लोगे। दैट मीन्स आप कोलैप्स नहीं करोगे। समझ गए बात को? ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनर वो काट के आपको 1 नंबर देके आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा आपने यदि ये तरीका फॉलो किया तो। ठीक है, 7, 8 नंबर, 6 नंबर मिलना ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, पल्लवन में, निबंध लेखन में, इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग में, इन सब में। ओके, अब देखो 3-4 अप्रोच है, आपको जिस तरह से जो अप्रोच ठीक लगे वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हम बात करते हैं पल्लवन में। स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस सर। हम एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमारे फर्स्ट पेपर हमने दैनिक अभ्यास शीट में डाला था। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, ये आपको लिखना था 150 वर्ड्स में। अब देखो आप सभी पेन पेपर पे कुछ पॉइंट्स लिखते जाइएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट है, पल्लवन अपना 150 वर्ड्स में आता है, इसको आप डिवाइड कीजिए इस तरह से कि अराउंड आपके 25 वर्ड्स, 25 शब्द तो आपके बने इसमें इंट्रोडक्शन के। ठीक है, 25 शब्द बनेंगे आपके इसमें कंक्लूजन के। ठीक है, इसके बाद में आपके जो 100 शब्द बचे हैं, इन 100 शब्द को आपको 100 शब्द को 4 या 5 डायमेंशंस में ब्रेक करना है। ठीक है, कोशिश करिए 4 की, और 5 तक भी ले जाए तो ठीक है, अदरवाइज 4 डायमेंशन सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी बॉडी। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको रखना है 25 शब्द का। फिर आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी आपको कितने वर्ड्स में लिखनी है? 100 शब्द में, जिसमें आप मोटा मोटा 4 डायमेंशंस या 5 डायमेंशंस के ऊपर जिक्र करेंगे, और लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको कितने शब्द में लिखना है? 25 शब्द। ये ठीक है? आपको इतना समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखो
अब करना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है और ये कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखो अपना है क्वेश्चन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखो यदि आप इसमें डायरेक्टली अपनी शब्दों में कुछ लिखना शुरू कर दोगे ना, इसी चीज को घुमा घुमा के बातें करोगे ना, तो आप हो क्या जाओगे, 3 या 4 लाइनें तो बहुत अच्छी लिख लोगे, साहित्यिक लाइनें भी लिख दोगे, लेकिन बाद में वही उन्हीं लाइनों का रिपीटेशन आप करने लग जाओगे, है ना। ऐसा होता है ना, जैसे मैं लिखूंगा कि यदि हम अपने मन से हार मान लेते हैं तो हम कोई आगे का काम नहीं कर पाएंगे, है ना, कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, लाइफ में सफलता नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम मन को इस तरह का लिखेंगे। अब होगा क्या, इन लाइनों में रिपीटेशन होने लग जाएगा, ठीक है, आपको खुद को ही पढ़ के मजा नहीं आएगा। तो हमको ये अवॉइड करना है। हमको क्या करना है इस केस में, सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं। देखो पहला कीवर्ड है इसके अंदर मन, कि मन के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें है कि मन यदि हारता है तो हमारी हार है, और मन से यदि हम जीता फील करते हैं तो जीत है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 या 2 मिनट लेके इस पे आपको सोचना है। क्या सोचना है कि मन का क्या मतलब हुआ, बताओ क्या मतलब हुआ मन का। चिंतन, मतलब इन लाइनों में मन को मैं किस किस चीज से रिप्लेस कर सकता हूँ। मन का मतलब क्या सिर्फ मन ही हुआ क्या, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं मन का मतलब। सर माइंडसेट, इच्छा शक्ति, आत्मचिंतन, इच्छा शक्ति हो सकती है, अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा एक वर्ड हो सकता है, विश्वास, विश्वास और आत्मविश्वास, आत्मविश्वास दृढ़ और संकल्प, धैर्य। धैर्य। धैर्य तो एक गुण हो गया है ना, मन नहीं हुआ, ठीक है, उसका एक गुण हो गया ये चीज का। और मन क्या हो सकता है, दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, सोच, यकीन, मनोबल, मनोबल। एटीट्यूड, आप सभी लोग माइक म्यूट करें, किसी के पीछे डिस्टरबेंस आ रहा है। मनोबल और एटीट्यूड, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, एटीट्यूड सर, वृत्ति, है ना, वृत्ति, ठीक है। और अब देखो सुनो, आपने अब क्या किया, आपने मन को खोल दिया। मन को कैसे खोल लिया, मन को इच्छा शक्ति भी लिख सकते हैं, अंतरात्मा भी लिख सकते हैं, मैं विश्वास भी लिख सकता हूँ, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, दृढ़ संकल्प। अब होगा क्या, आप जब भी अपना ये लिखोगे पल्लवन, तो आप क्या करना, एक बार मन को इच्छा शक्ति से यूज करना, अंतरात्मा से यूज करना, विश्वास से यूज करना। तो इसमें क्या होगा, एक तो आप रिपीटेशन नहीं फील कराओगे, है ना। आप यदि बार बार में लिखोगे ना मन 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 मन, तो बात खराब हो जाएगी। आप लिखो अंतरात्मा स्ट्रांग होना कितना जरूरी है, आत्मशक्ति से क्या फर्क पड़ेगा, मनोबल ऊंचा रखना कितना जरूरी है ना, दृढ़ संकल्प से क्या क्या हासिल हो सकता है। बात समझ रहे हो आप। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो कीवर्ड होता है इसको आपको ओपन करना है, खोलना है, इसके क्या क्या और मतलब हो सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। यस सर। ठीक है, अब देखो ये सारे जो कीवर्ड है आप इनको यूज करोगे तो एक आपका आंसर डिफरेंट डायमेंशंस में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, इस डायमेंशंस को लेते हुए, ये तो आपने कीवर्ड ले लिए, इन कीवर्ड को आपको अपने पल्लवन में यूज करना है ना, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में। अब यूज कैसे करेंगे, देखो इंट्रोडक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे लिखना है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बॉडी। बॉडी क्या करने हैं, देखो जब भी इस तरह के पल्लवन और इस तरह के निबंध आते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा संकीर्ण वो रखते हैं, मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा लाइंस नहीं पता होती हैं। तो आप क्या करो, इसकी 4 या 5 डायमेंशंस ढूंढो जो इस चीज का या तो एग्जाम्पल हो, ठीक है, या इसकी कोई डायमेंशंस हो। अब बताओ ऐसे कोई एग्जांपल्स दे सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से
जहाँ पे प्रूफ होता हो कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बता सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स? सर स्पोर्ट्स, प्लेसिबो इफेक्ट। देखो सुनो, एग्जाम्पल्स बिल्कुल सटीक होने चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करो, पहले लिख लो ऐसे रफ में या माइंड में लिख लो। जैसे पहला इन्होंने बताया स्टीफन हॉकिंग, ठीक है? सर प्लेसिबो Scientist। इफेक्ट। कौन सा? प्लेसिबो इफेक्ट। एक्सप्लेन करिए इसे। अगर आपको लगता है कि दवा काम कर रही है तो वो करती है। दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। इफ यू आर हैविंग द माइंडसेट कि मैं ठीक हो रहा हूँ तो मैं ठीक होता हूँ। ठीक हो रहा हूँ, ओके। थॉमस अल्वा एडिशन। एडिशन, ठीक है। कोलंबस। और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, हमारे गांधी जी को विश्वास था हमें आजादी मिलेगी, हमें मिलेगी। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ठीक है? इसमें गांधी जी। विवेकानंद। एलोन मस्क। सब पैरा एथलीट्स। नेल्सन मंडेला। पैरा एथलीट्स। अच्छा सुनो, अब देखो आपको ये जो डायमेंशन है ना, ये इन 5-6 चीजों में सोचने हैं। कौन कौन सी चीजों में? पहला सोचो, आप क्या हिस्ट्री से डायमेंशन ले सकते हो क्या कोई? तो हिस्ट्री से जैसे मैडम ने बताया अभी, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल गांधी जी का एग्जांपल हो गया, ठीक है? नेल्सन मंडेला का एग्जांपल लिया इन्होंने, है ना? तो ये हिस्ट्री के एग्जांपल हो गए, है ना? दूसरे आप एग्जांपल ले सकते हो रिलीजियस फील्ड से। सुनो, रिलीजियस फील्ड से धार्मिक एंगल कोई है क्या इस तरह के? कोई एग्जांपल पुराने टाइम में, अभी के समय में कुछ रहा हो? भक्तिज्म, सूफिज्म। राजा राममोहन राय। स्वामी विवेकानंद का है सर। नहीं, स्वामी विवेकानंद तो हिस्ट्री में चला जाएगा, है ना? मैं बोल रहा हूँ आपको शंकराचार्य सर। महाभारत युद्ध। सर बुद्ध अगेंस्ट ऑल ऑड्स। बुद्धा का एग्जांपल हो गया, ठीक है? और है ना, उनको लिंक भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है? लिंक करना पड़ेगा। तो एक मैं आपको डायमेंशन बता रहा हूँ किस किस पे सोचना है। एक हिस्ट्री पे सोचिए, एक रिलीजियस सोचिए, तीसरा सोचिए फिलोसफिकल डायमेंशन, है ना? फिलोसफी से रिलेटेड कोई इस तरह की चीजें हैं। चौथी डायमेंशन आप सोच सकते हैं इसमें सोशल एंगल, है ना? जिसमें आप प्रेजेंट में सोशल रिलेटेड जैसे वुमेन, एजुकेशन, है ना, इस तरह का कोई। और पांचवी डायमेंशन आप ले सकते हैं प्रेजेंट की करंट से रिलेटेड कोई डायमेंशन, ठीक है? अब आप देखो, अपने को मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसमें यदि एग्जांपल्स लेनी है तो कौन कौन से एग्जांपल्स ले सकते हैं? हिस्ट्री से कौन कौन से एग्जांपल हुए? गांधी जी का, और नेल्सन मंडेला का, और सेल्यूकस, निकेटर और पोरस की जो लड़ाई थी वो इसका काफी अच्छा एग्जांपल है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? उनकी एक लड़ाई का महाराणा प्रताप। सर नेपोलियन बोनापार्ट। रिलीजन में सर यहूदी वाला। सर अमेरिकी क्रांति के बाद जब यूरोप हारा तो लोगों को लगा कि ये भी हार सकता है, तो वही मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखो इसमें आप लोग जो हिस्ट्री में, एक आपको याद है वियतनाम वॉर हुई थी यूएस की, कौन जीता था उसमें? वियतनाम। सर अमेरिका हारा गया, मतलब ना हार ना जीत, वो मतलब वहाँ। हाँ, लेकिन वियतनाम की एक तरह से जीत मानी जाती है उसमें, है ना? तो एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल था और बड़ा अच्छा माना जाता है, मन के हारे हारे, क्योंकि वियतनाम ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी लास्ट तक, ठीक है? और हिस्ट्री से आप एग्जांपल उठाओगे ना तो बहुत अच्छा एग्जांपल है जापान का। सर जापान ने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में भी जापान एक अच्छा डेवलप होके निकल के आया, ठीक है? तो एक हिस्ट्री से ये एग्जांपल ले सकते हो। आप एग्जांपल ले सकते हो वर्ल्ड वॉर के बाद में जो यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है? इवन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जर्मनी का जो राइज था वो भी मन के हारे हार है। जो जर्मनी का सर है ना, जर्मनी का एग्जांपल इसमें आप ले सकते हो। तो ये इस तरह से आपने हिस्ट्री के एग्जांपल ले लिए 1-2, ठीक है? आपको देखना है रिलीजियस कोई एग्जांपल आप सोच सकते हो। तो रिलीजियस में जैसे
कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। सर हाँ, यहूदीज का है। हाँ, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था जिसमें पांडव कम संख्या में थे फिर भी जीते थे उसमें। ठीक है, तो उस तरह के एग्जांपल ले सकते हो। प्रेजेंट में करंट के एग्जांपल जैसे आपने बताया पैरा एथलीट जो अपने हैं, इवन आप जैसे पल्लवन लिख रहे हो राजस्थान में, तो इनका यूज करो जो राजस्थान के पैरा एथलीट है। बताओ 3-4 नाम अच्छे अच्छे। अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, सुंदर गुर्जर। ठीक है, अवनी लखेरा, देवेंद्र झाझड़िया, 2 के आपने एग्जांपल लिए और इनसे भी प्रूफ होता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, अब देखो आपको अब क्वेश्चन किस तरह से करना है। आपने ये 2 मिनट में सब सोच लिया। कैसे करना है? क्या सर वर्तमान यूक्रेन और रशिया युद्ध को भी ले सकते हैं ना? देखो ऐसी चीजें मत लो जो थोड़ी सी वो हो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। ठीक है, डिस्प्यूटेबल, हाँ डिस्प्यूटेबल हो, उनको अवॉइड करो। मांझी, माउंटेन मैन। कौन? मांझी, मांझी। अच्छा, मांझी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, अब देखो सर इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन भी तो कोट कर सकते हैं इसमें। इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन कोट कर सकते हो। देखो अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया है कंप्यूटर का भी। हाँ ठीक है, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं आपने सब एग्जांपल्स लिख लिए। एग्जांपल्स लिखने के बाद में आपको सिर्फ 4 सेलेक्ट करने हैं, 4 या 5। आपने उसको राउंड अप कर लिया कि मैं हिस्ट्री में यूएस वियतनाम डाल देता हूँ, जापान का अच्छा एग्जाम्पल है ना। इधर से मैं देवेंद्र झाझड़िया दूसरा ये ले लेता हूँ, तीसरा मैं इंडिया का मार्स ऑर्बिटल मिशन ले लेता हूँ, है ना, और चौथा मैं इधर से फिलोसफिकल एंगल पे कौरव पांडवों का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये आपने 4 पॉइंट अलग करके रख लिए। अब आपको क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जो लिखा हुआ है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसको आप 25 शब्दों में अपनी लैंग्वेज में, जहां पे आपने मन वर्ड को जो रिप्लेस किया है ना, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, मनोबल, उससे रिप्लेस करते हुए यहाँ पे आप उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो इंट्रोडक्शन। ठीक है, लिख लोगे? यस सर। ठीक है, फिर अच्छा आपको लिखते समय ये नहीं लिखना इंट्रोडक्शन, आप सीधे अपने आंसर पे उतर जाओ, पर ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं किस तरह से पल्लवन में मूव कर रहा हूं, कहां कहां मैं जा रहा हूं। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, डायमेंशन 1। अब आपको जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट लगे उसको प्रायोरिटी 1, जैसे आपको इंपॉर्टेंट लगती है कि ये मेरी देवेंद्र झाझड़िया वाली अच्छी है तो मैं इसको पहले नंबर पे ले लेता हूं, ये जापान वियतनाम वाली दूसरे नंबर पे ले लेता हूं, मार्स ऑर्बिटर मिशन तीसरे नंबर पे ले लेता हूं, और कौरव पांडव वाली चौथे नंबर पे ले लेता हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से शुरू करना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत वाले, इसमें आपने ये तो इंट्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है, फिर आपने यहाँ लिखना है कि राजस्थान के पैरा एथलीट्स देवेंद्र झाझड़िया और अवनी लखेरा, जिन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने हौसले को नहीं खोया। अब जो आपने वर्ड्स रिप्लेस किए ना, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखी, मनोबल को ऊंचा रखा, और उसी मनोबल को ऊंचा रखने के कारण आज वो सामान्य लोगों से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपने लाइफ में एक सफलता के मुकाम को हासिल किया है। तो ये आपने लिंक करना है। अब इसमें बार बार में मन के हारे हार है ये नहीं लिखना कि मन 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 मन, ये अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये आपने पहली डायमेंशन लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, चौथी लिखी। अब आ गए आप कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या करोगे, देखो कंक्लूजन के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जादुई तरीका ये है, जो पूछा गया है ना उसको उल्टा सोचो और उसको कंक्लूजन में लिख दो। उसकी मतलब मैं आपको कह रहा हूं उसकी नेगेटिव डायमेंशन लिखो कंक्लूजन में। नेगेटिव डायमेंशन का मतलब क्या हुआ सर? इसमें ये लिख सकते हैं सर क्या कि सफलता असफलता व्यक्ति की शारीरिक बनावट पे डिपेंड नहीं करती है, ये अपने आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसा आप पैरा एथलीट्स के बारे में लिख रहे हो ना, तब लिख सकते हो। ठीक है, अब सुनो, कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। कंक्लूजन आप 2 टाइप से लिख सकते हो। पहला मैंने आपको बताया नेगेटिव डायमेंशन। नेगेटिव डायमेंशन में क्या लिख सकते हो, हाँ उल्टा लिखना है आपको कि अरे
किसी स्टूडेंट के आसपास कोई कुत्ता भौंक रहा है, आप अपना माइक साइलेंट रखो, है ना? देखो नेगेटिव सर इसमें डायमेंशन में क्या मुहावरे लिख रहा है? लोकोक्ति यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हो, लेकिन बड़े तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं कि मुहावरे लोकोक्ति करके आपने 30 40 50 वर्ड खराब कर दिए, ठीक है? ऐसा मत करना। तो देखो नेगेटिव डायमेंशन में क्या लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो कि यार कौन है ये, एक सेकंड रुको, जितेंद्र जी। जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र जी ऑन करके चले गए हैं। राजवीर जी का भौंक रहा है कुत्ता सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। हाँ, नेगेटिव डायमेंशन में क्या लिख सकते हो आप? नेगेटिव डायमेंशन में इस तरह से लिख सकते हो कि हम हमारे समाज में देखते हैं कि जो अपने मनोबल को छोड़ देता है या इच्छा शक्ति को त्याग देता है, वो आगे की राह उसके लिए बहुत कठिन हो जाती है ना? हम जैसे छोटे मोटे कोई एग्जाम्पल कोट करना चाहें, लाइक समाज में बढ़ते हुए सुसाइड के केस इस चीज का एक जीता जागता प्रमाण है ना? इस तरह के आप, लेकिन बड़े सेंसिटिव तरीके से इनको यूज करो और एक नेगेटिव डायमेंशन ले सकते हो। ओके, नेगेटिव डायमेंशन का मतलब जो लिखा हुआ है उसका यदि उल्टा होता है तो क्या होगा, है ना? बस नहीं करके लिखना है कि मन के हारे, यदि हम मन से हार जाते हैं तो हम कभी नहीं जीत पा रहे। मैं मतलब इस तरह से नेगेटिव लिख रहा हूं उसको, है ना? तो आपको ये नेगेटिव डायमेंशन करके कंक्लूड कर सकते हो। या दूसरा कंक्लूजन का तरीका हो सकता है आपका वे फॉरवर्ड या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। वे फॉरवर्ड जिसमें आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहे हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि भारत में, या जैसे हम अभी प्रेजेंट में कोविड महामारी से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो मन के हारे हारे मन के जीते जीत को इससे लिंक कर सकते हो कंक्लूजन में कि वर्तमान में कोविड महामारी से लड़ाई के लिए हमने सारे साइंटिफिक तरीके यूज करके देख लिए हैं, ठीक है? लेकिन अब हमें हमारी इच्छा शक्ति को और दृढ़ बनाना होगा, ठीक है? मतलब आप उसको लिंक कर रहे हो कि हम किस तरह से कोविड महामारी से बिहेवियरल चेंज करके अब जीत सकते हैं, ठीक है? कोविड महामारी हमारे लाइफ में शामिल होकर रह गई है, तो हमको अब उससे लड़ने के लिए इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन बताया वे फॉरवर्ड का, या एक सॉल्यूशन बना सकते हो कि भारत के सभी नागरिकों को भारत को स्वच्छ बनाने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति को अपनाना होगा जिससे वो अपने बिहेवियर में चेंज लेके आए, ठीक है? तो आप ऐसे किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और उसको उससे लिंक करके सॉल्यूशन बना दो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी आपको दोबारा समराइज कर देता हूं मैंने क्या बताया आपको। आपको इंट्रो लिखना है, बॉडी में डायमेंशंस लिखनी है 1 2 3 4 5 4 या 5, और कंक्लूजन देना है। इंट्रोडक्शन आपको अपनी लैंग्वेज में उसका भावार्थ लिखना है। और कंक्लूजन आप दो तरीके से कर सकते हो, कोई भी एक तरीका, नेगेटिव डायमेंशन लेके या वे फॉरवर्ड डाल के। वे फॉरवर्ड में आप यदि राजस्थान का कोई एग्जांपल ले लो, राजस्थान की कोई प्रॉब्लम ले लो, है ना, तो वो भी अच्छा है। अब देखो बहुत सी केसेस में आपको क्या होगा, हो सकता है ये जो बॉडी के 4-5 डायमेंशन ढूंढने में दिक्कत हो जाए, है ना, प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, ये नेगेटिव वाली डायमेंशन को यहां लेके आ सकते हो 4th पे, ठीक है? वे फॉरवर्ड वाली डायमेंशन को भी यहां पे लेके आ सकते हो। ओके, और इस तरह से आप अपना इनको बॉडी में भी इंक्लूड कर सकते हो। यदि आपको डायमेंशन की कमी पड़ जाए ना, तो ये भी कर सकते हो आप। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। अब देखो मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ। हाँ, ये तो देखो बेसिक्स हो गया जो आपको करना है। और देखो इसको करने से क्या होगा, आपका जो भी पल्लवन या निबंध बनेगा ना, वो ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही चीज को बार बार में लिख रहे हो, रिपीटेशन लिख रहे हो। उससे आपकी आंसर थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। डिफरेंट डायमेंशन में बात की, डिफरेंट चीजें लिखी, तो उससे आपका आंसर बन जाएगा।
अब मैं देखो इसमें 2-3 चीजें बताता हूं आपको। ये जो इंट्रोडक्शन है ना, या तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, या इसमें आप शुरुआत कर सकते हो किसी एग्जाम्पल को लेते हुए, जिसको हम बोलते हैं हुक। अब ये मैं थोड़ा सा एडवांस चीज बता रहा हूं, यदि आप यूज कर पाओ तो, ठीक है। ये तो आप सब यूज कर ही लोगे, ये जो हमने डिस्कस किया कर लोगे ना? यस सर, यस सर, है ना? यस सर। अब देखो, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ हुक का। हुक क्या होता है? जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना, तो वो शुरुआत बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, पढ़ने वाले को मजा आना चाहिए। हुक का मतलब हो गया जैसे हम मछली पकड़ने के लिए कांटा फेंकते हैं ना, तो उस तरह का ये हुक है कि आपने ऐसा कांटा फेंका शुरुआत में ही कि एग्जामिनर को मजा आ गया, क्योंकि आपने ये जो भावार्थ लिखा ना अपने शब्दों में, तो आपको भी पता है अपने शब्द तो अपने ही होते हैं, है ना, बहुत ही बोरिंग होते हैं, तो हो सकता है उसको एग्जामिनर को मजा ना आए। तो आप शुरुआत कर सकते हो हुक से, लेकिन हुक लिखते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है? सावधानी ये है कि ये बहुत ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए, है ना, शॉर्ट एंड स्वीट, क्रिस्प तरीके से आप इसको यूज करो। ओके, और आप, अब मैं जैसे आपको एग्जांपल यूज करके बताता हूं। जैसे आपने दिया अग्नि लखेरा का एग्जांपल, आपने ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे कोट किए थे ना, डिफरेंट डिफरेंट सोचे थे, इसी में से कोई एक एग्जांपल या कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगी हो, यार ये मस्त चीज है, मैं इसको हुक में यूज कर लेता हूं। तो अग्नि लखेरा को मैं हुक में यूज कर सकता हूं। कैसे? मैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत में पहली लाइन क्या लिख सकता हूं? पहली लाइन लिख सकता हूं, अग्नि लखेरा राजस्थान की पैरालंपिक स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, उसको हिंदी इंग्लिश में कर लेना आप अपने हिसाब से, ने पैरालंपिक में गोल्ड जीतकर या मेडल जीतकर अपनी जो विफलताएं हैं या अपनी जो शारीरिक दुर्बलता है उसको अपनी सफलता से पीछे छोड़ दिया, ठीक है। जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनोबल और दृढ़ इच्छा शक्ति ही जीवन में सफलता का आधार है, ना कि शारीरिक शक्ति, ठीक है। ये मैंने इंट्रोडक्शन बना लिया। मैंने जो बोला सुना आपने? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये क्या हुए, जो शुरुआत की 2 लाइनें थी ना, ये मेरे किसकी तरह काम कर गई? हुक की तरह। फिर आपने, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, अब आपको वही 4-5 डायमेंशन जो लिखनी है वो आप लिखिए। अब उसमें अग्नि लखेरा का जिक्र नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो हम यूज कर चुके हैं। ओके, तो इस तरह से आप हुक का यूज कर सकते हो, हुक का यूज कर सकते हो जिसमें स्टार्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हो, है ना। या फिर आप कोई यहाँ पे इस तरह का फैक्ट डाल सकते हो, कोई डाटा आपके पास पता हो इंटरेस्टिंग, है ना, कोई कमीशन की रिपोर्ट हो, किसी की कोई जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत से रिलेटेड कोई और दोहा आपको मिल जाए, कोई और पंक्ति मिल जाए, कोई सूक्ति मिल जाए, कोई तो उससे शुरुआत कर सकते हो। तो ये सब जो होते हैं ना, इनको कहते हैं हम हुक। हुक से चीजों की शुरुआत करना, इससे आप अपने जो भी लिखने जा रहे हो उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। हुक, इंट्रोडक्शन, ये इसी का पार्ट हो गया, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। तो आप हुक का यूज कर सकते हो, लेकिन हुक का यूज करते समय ध्यान रखना ऐसा ना हो कि हुक का यूज करने में आपने अराउंड 5 या 6 लाइनें खराब कर दी और आपका 150 शब्द में 50 शब्द तो यहीं यूज हो गए। ये नहीं होना चाहिए। हुक का मतलब है 10-15 शब्द में आपकी बात खत्म हो जाए वहीं पे, और आप जहां पे आना चाह रहे हो, जहां लेके जाना चाह रहे हो एग्जामिनर को, वहां चले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। एक तरीका और होता है पल्लवन को, एक तरीका और होता है पल्लवन को लिखने का या निबंध को लिखने का, वो होता है, ठीक है, ये आपको पॉइंट्स मैंने बता दिए। एक तरीका और होता है, वो होता है क्वेश्चंस बना के, है ना। क्वेश्चंस बना के कैसे हो सकता है? जैसे ये है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब ये बहुत बेसिक तरीका है, ये बेसिकली इस
इस वाले एग्जाम्पल में अप्लाई नहीं हो पा रहा है ढंग से, लेकिन कोशिश करते हैं हम अप्लाई करने की, ठीक है। हम ये और जो उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, साइंस से रिलेटेड कोई पल्लवन आ गया, उसमें ये बहुत अच्छे से यूज हो सकता है क्वेश्चन बना के। पहला, इसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना के देखो। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बनाता हूं कि दृढ़ इच्छा शक्ति से कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। इसका आंसर आपको देना है 30 से 40 शब्दों में। जो भी आप क्वेश्चन बनाओ वो सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव ना हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो। दूसरा क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हो। नहीं, क्वेश्चन लिखने नहीं है उसमें, ये आपके बैक में रफ में बने हुए हैं और उनका आंसर आपका पल्लवन बन जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। ये क्वेश्चंस आपको लिखने नहीं है उसमें, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि किस तरह से, जैसे कोई ऐसा आ गया जो आप सोच ही ना पाओ, तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना के भी मूव कर सकते हो, है ना। तो दृढ़ इच्छा शक्ति से कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। दूसरा आपने लिखो कि देवेंद्र झाझरिया ने किस तरह अपने मनोबल से शारीरिक दुर्बलता को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह के आपने क्वेश्चंस बनाए। तो इस तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम करके बैक ऑफ द चैनल रफ पेज में कहीं ऐसा सोच के, और उनके आप आंसर लिखो 30 40 शब्द में, और ये आपका क्या बन जाएगा, पल्लवन बन जाएगा। ठीक है सर। तो अब आपको जो हमने अभी देखा उसको मैं एक बार और समराइज कर रहा हूं। हुक का आप यूज कर सकते हो यदि आप कर पाओ तो, अदरवाइज अवॉइड करना। ठीक है, फिर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो जिसमें आप अपने शब्दों में जो लाइन लिखी हुई है उसको रिपीट नहीं करना है। जो आपने उसके वर्ड्स ढूंढे हैं ना, सिमिलर वर्ड, पर्यायवाची वर्ड जो ढूंढ लिए थे, उनको यूज करते हुए आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर आपको बॉडी लिखनी है जिसमें 4-5 डिफरेंट डायमेंशंस होनी चाहिए, और ये डायमेंशंस रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए। एक बार जो बात कह दी उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। और लास्ट में कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड डाल सकते हो या एक नेगेटिव डायमेंशन के ऊपर बात कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप पल्लवन बना सकते हो। इसको आप निबंध लेखन में भी यूज कर सकते हो और इसी को आप पैराग्राफ राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। ये क्लियर है आप सभी को? यस सर। कोई डाउट इसमें किसी का हो तो बताएं। सर एक ही बार में क्लियर? हाँ सर ये जो हुक वाला जो तरीका है सर, इसमें मतलब मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि मतलब मेरा शायद नेचुरल, आपने ये टर्म मुझे बताया, वरना शायद मेरा जो नेचुरल राइटिंग है वो यही है। बट इसमें मैं एक चीज में थोड़ा सा आपसे, मतलब आपने जो बताया उससे थोड़ा अलग करता हूँ कि मेरा जो इंट्रो है मोस्टली वो हो जाता है थोड़ा सा लंबा हुक के चक्कर। जैसे कि एग्जांपल अगर आपने कॉपी चेक की हो तो मैंने मेरे वाले केस में कारगिल वाला एग्जांपल यूज किया था कि ऊपर से गोले बरसाए जा रहे थे, हम लोग यहाँ से लड़ रहे थे। या फिर दूसरा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा था कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो एक तरफ तो हम जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ चर्चिल ने कहा था कि इस देश का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। तो चर्चिल सही भी थे क्योंकि दुनिया में देश टूट रहे थे, विविधता वाला कोई देश टिका नहीं था, है ना। उधर यूरोप टूट रहा था भाषाओं के, उस पे बाल्कनाइजेशन हो रहा था, और हमने 75 वर्ष तक ये करके दिखाया। अब ये बताने में, ये इतना बड़ा हुक क्रिएट करने में चले जाते हैं 30-35 शब्द तो चले जाते हैं। बिल्कुल। पर इसमें मेरा ऐसा मानना है कि इसमें क्या होगा कि मैं एक डायमेंशन कम लिखूंगा, बट मुझे लगता है कि मेरा इंट्रो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये गलत है तो आप थोड़ा बता दीजिएगा। तो मैं वहां पे ये रिस्क मैं नॉर्मली लेता हूँ, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं? देखो, इसमें मैं थोड़ा सा आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मुझे लगता है आपको अवॉइड करना चाहिए। देखो, एटलीस्ट पल्लवन में अवॉइड करना चाहिए। वो इसलिए, देखो 2 चीजें हैं। एक तो है पल्लवन जो आपको सिर्फ 150 शब्दों में लिखना है,
और एक आता है आपका निबंध। निबंध कितने शब्दों में आता है अपना हिंदी में? 250 शब्दों में। आप जो बोल रहे हो कितना? 250 सर। हाँ 250 के अराउंड है ना, 250 प्लस। आप जो बोल रहे हो ना ब्रदर, उसको आप इसमें यूज करो निबंध में, ठीक है? कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बड़ा लिख लो, क्योंकि आपको 250 का मतलब हो गया मोटा मोटा अराउंड 3 से 4 पेज उसमें फिल करने हैं, ठीक है? लेकिन पल्लवन जहां पे आपको 2 पेज दिए हुए हैं, वहां पे आप बहुत बड़ा यदि कोई पैराग्राफ डाल दोगे ना, तो वहां पे वो थोड़ा सा एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से वो ऐसा लगता है जैसे आप सिंगल चीज को खींच रहे हो। होता क्या है, जैसे मैं बताऊं आपको, आपने चर्चिल का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, या कोई भी एग्जाम्पल लिया, तो यहां से एग्जाम्पल लेते हुए आप उसको प्रूफ कर रहे हो कि ये मन के हारे हार है, मन के जीते जीत क्यों। तो उसमें आपने जो ये 4 या 5 लाइनें भर दी ना, ये ऐसा लगता है कि ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर हो गई, जबकि आपको तो पता है कि ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, मैं इसको यहां से लिंक कर रहा हूं। लेकिन जब मैं पढ़ूंगा ना, आपने तो अपने माइंड में तो लिंकअप बना रखा है, लेकिन जब मैं बाहर वाले माइंडसेट, एग्जामिनर के माइंडसेट से पढ़ूंगा, जो ऑलरेडी 10 कॉपी कर चुका है और 11वीं आपकी कॉपी कर रहा है, वो ये देखेगा चर्चिल ये वर्ल्ड वॉर ये क्यों लिख रहा है। वो इतना वेट थोड़ी करेगा कि लास्ट में जाके समझे कि अच्छा आपने ये इसलिए लिखा है कि आप इसको इससे लिंक करना चाह रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये इसमें ये है कि आप जो भी एग्जाम्पल दो ना, छोटे छोटे दो। जैसे देखो, आपने इंट्रोडक्शन लिखा इस तरह से, पैराग्राफ चेंज, यहां पे आपने पहली डायमेंशन लिखी, पैराग्राफ चेंज, यहां पे आपने पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज। इससे क्या होगा, क्लियर दिखता है कि अच्छा समथिंग समथिंग गोइंग ऑन, डिफरेंट डिफरेंट चीज पे स्टूडेंट रिपीटेटिवली मूव कर रहा है। तो पल्लवन में आप अपनी बातों को छोटे छोटे तरीके से कहो, ओके? बहुत बड़ा आप डायमेंशन बनाने की कोशिश मत करो। आपने सपोज एक ही ये बड़ा बना दिया ना, तो ठीक है, लेकिन मतलब सजेस्टेबल नहीं है ना, अवॉइड करो उसको। और सर इसमें 100 वर्ड लिमिट 100 ही आती है, 100 वर्ड की आती है पल्लवन। 2025 अभी 21 में कितनी आई है अपनी? 100 वर्ड की। इसको यदि 100 वर्ड्स की है तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही और भी अच्छा तरीका हो जाएगा। यदि 100 वर्ड्स में इसको ब्रेक करना है तो किस तरह से करोगे अब आप? इसमें आपको 15 से 20 वर्ड्स तो इंट्रोडक्शन के लेने, इसी तरह से ये कंक्लूजन के लेने, और बीच में आपको 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन रखनी है, 3 to 4 डायमेंशन, ठीक है? तो 25 से 30 वर्ड की आप डायमेंशन लिखो तो आपका ये काम हो जाएगा। ओके सर। ठीक है? यस सर। सर हर 3-4 हाँ, लाइन बताइए। के बाद पैराग्राफ चेंज करना ठीक है? हाँ, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट हो रहा है, तो आप 2 के बाद में एक कर लो, 5-6 के बाद में एक कर लो। लेकिन 100 वर्ड में करना है ना तो आपको कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं है, ऐसा कोई इश्यू आता नहीं है। ओके सर। ठीक है, ऐसा कोई उसमें इश्यू है नहीं। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, यदि ये आपको 100 शब्दों में लिखना है ना, तो आपको बहुत ज्यादा चीजों के लिए आपका फिर वो तरीका है ना जो आप अभी बता रहे थे कि सर मैं बहुत लंबा इंट्रोडक्शन ले जाता हूँ, वो फिर बिल्कुल अवॉइड करना है। यदि आपको 100 शब्दों में लिखना है तो आप एक हुक को इंट्रोडक्शन के साथ जोड़ते हुए लिख लो, हुक और इंट्रोडक्शन मिक्स कर दो, उसके साथ में अपने 3 या 4 बॉडी पार्ट्स बॉडी की डायमेंशंस लिख लो, उसके बाद में आप एक कंक्लूजन डालते हुए कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड डाल दो और उस तरह से आंसर को क्लोज कर दो, तो ये आपका पल्लवन हो जाएगा। देखो, इस तरह से जो आप पल्लवन लिखोगे ना, इसमें आपकी वो सिचुएशन नहीं आएगी कि एग्जामिनर ने काट दिया और 2-3 मार्क्स पकड़ा दिए। इसमें आपको एग्जामिनर 4, 5, 6 नंबर दे देगा। आपने अभी यदि बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, हुक बहुत अच्छा डाल दिया, तो आपको 7-8 नंबर भी मिल जाएंगे। और आपने नहीं अच्छे परफॉर्म भी किया ना, तो भी आपको 4-5 नंबर तो फिर भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप रिपीटेटिव नहीं हुई हो, आप अपनी बातों को ढंग से लिख पा रहे हो, है ना। तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, चीजें अलग अलग बातें करने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट। ये क्लियर हुआ आपको? सर इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा सर। हाँ श्रेष सर। हाँ, मैं सर एक स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर एक? मैं आपको एक सेकेंड, लेट मी मेक यू दैट होस्ट।
स्क्रीन दिख रही है? Yeah, you can. Yes, sir. इसमें एक्चुअली जो सर जो कहना चाह रहे हैं, सर जो एक आपको एक टेक्निक अभी भी जो बताई है, उससे क्या होगा कि आपको एक एवरेज मार्क्स और आप कोलैप्स भी करोगे, वो वाली स्ट्रेटेजी बताई है। तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो WH फैमिली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस अप्रोच को लेके चलना है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. कैसे, मैं आपको एक बताता हूँ। पहली WH फैमिली क्वेश्चन आप समझते हैं क्या क्या होते हैं? Yes, sir. नहीं सर, WH फैमिली होता है क्यों, कैसे, तो इन डायमेंशंस पे आपको लेके चलना है। ठीक है, 1 मिनट में 2 मिनट, आपको 1 सेकंड। हाँ, श्रेष्ठ सर, 2021 में जो क्वेश्चन था ना, हिंसा बुरी चीज है पर दासता उससे भी बुरी, तो इसको हम एग्जांपल लेके एक बार और डिस्कस कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा सकते हैं। 1 मिनट सर, बस मुझे थोड़ा बस 5 मिनट का सर वो एक एडिशन करना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आती है सर, जैसे मैंने भी ये फेस करी है अपने साथ। क्योंकि मेरा भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो मैं उन लोगों के वीक पॉइंट रहता है कभी, है ना। कुछ लोग है जो अप्रोच को करते आ रहे हैं एंड वो स्कोर भी, लेकिन जिनको दिक्कत आती है असली में कि वो 1-2 नंबर ही आ पाते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं लिख पाते। और कई सारे मेंटरशिप कॉल पे भी बोल रहे थे लोग कि स्टार्ट कहाँ से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप इन 2-4 चीजों पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, WH फैमिली क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और एक होता है यस नो क्वेश्चन होता है। तो जैसे भी कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया, आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. यस सर। अब स्टेटमेंट आपको दिया तो उसका यस और नो, तो हमेशा जो भी सुक्ति मतलब जो भी दिया गया है उसमें नो डायमेंशन तो आपको लेनी नहीं है। नो का मतलब ये होता है उसके अगेंस्ट में नहीं जाना। सबसे पहली बात तो आप उसका क्रिटिसिज्म, आलोचना मत करना कभी भी उसकी। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन था ना, बिल्कुल मन मत के करना। हारे हारे मन के जीते जीत, इसमें आप अपना वो मत ले जाना कि नहीं नहीं सर मैं तो इस चीज पे यकीन नहीं करता, मैं तो अपोजिट बात करता हूँ, ठीक है ना। तो जो कहा जाए उसी पे आपको बात करनी है इस केस में। फिर एक होती है अपनी WH फैमिली क्वेश्चन। तो WH फैमिली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है व्हाट, क्या। पहली डायमेंशन ही क्या है, क्या कहना चाह रहा है भाव। तो इंट्रोडक्शन इससे चालू हो सकता है। सिंपल शब्दों में अपना स्टार्ट करो। आप अभी लेखन चालू करोगे तो स्टार्ट करो वो कहना क्या चाह रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसका मतलब ये है कि अगर दृढ़ संकल्प नहीं रहेगा किसी मनुष्य जाति में, अगर इसमें नहीं रहेगा तो वो अपनी बाधाओं को पार नहीं पा सकता, या फिर जो भी उसके सामने दिक्कतें आ रही है, जो भी कठिनाई दिक्कतें आ रही है, वो नहीं पार पा सकता। तो क्या है, या फिर अगर उसने दृढ़ संकल्प बांध लिया तो मैं एक पॉजिटिव डायमेंशन से भी चालू कर सकता हूँ। अगर उसने अपने मन में मान लिया कि भाई इसको जीतना है तो वो जीत पाके रहेगा। ठीक है, तो व्हाट डायमेंशन से हमने चालू किया, क्या। ठीक है, एक डायमेंशन होती है हाउ, कैसे। कैसे मन को सुदृढ़ बनाया जाए, इच्छा शक्ति को कैसे प्रबल बनाया जाए। एक डायमेंशन ये भी लिखी जा सकती है। ठीक है, इसमें आप ये डायरेक्शन लिख सकते हो कि जैसे धार्मिक चीजों का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, इस तरीके से भी हो, है ना। समाज का सहारा, कि समाज अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा तो इससे भी मन की इच्छा शक्ति प्रबल होगी। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा तो इससे भी मन की इच्छा शक्ति प्रबल होगी। तो कैसे उसको रखा जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा आपका व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, कि अगर हमने ये नहीं किया, अगर इस युक्ति को फॉलो नहीं किया तो क्या क्या एक डिजास्टर हो सकता है। तो क्या मतलब क्यों हम इसको फॉलो करें, जो चीज अपने को ऊपर दे रखी है हम क्यों फॉलो करें। अगर आप ये 3 डायमेंशंस पे भी आंसर लिखोगे ना तो आप जनरल स्टार्ट करना चालू कर दोगे। ये बिगिनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप केवल 3 चीजों पे बात करो, व्हाट, व्हाई, मतलब व्हाट, हाउ और व्हाई, क्या, कैसे और क्यों, ये 3 डायमेंशन में आप कुछ ना कुछ एक आंसर, एक पल्लावन में स्टार्टिंग फेज से निकलना चालू हो जाओगे।
उसके बाद जो सर ने इसमें सारी चीजें बताई है उसको implement करना है। इसमें वैन का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम एग्जांपल डाल सकते हैं कि कब कब ऐसा हुआ है कुछ। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, वैन है, वेयर है, ठीक है, हु है, किस कौन से व्यक्तित्व ने उसका सहारा लिया है, कौन कौन व्यक्तित्व है आपका, ठीक है। जैसे आपने देखा गांधी जी का एग्जांपल लिया, अब्राहम लिंकन का आप एग्जांपल लिख सकते थे, ठीक है, कोई देश का एग्जांपल लिख सकते थे, जैसे जापान का एग्जांपल आपने ले लिया। तो यहाँ आपको खोलने में मदद मिलेगी। जैसे है ना, पिरो पिरो के आप लिखते हो, माला बनाते हैं, तो ठीक है, वेयर कहाँ पे आपने देखा है ऐसा यूज होता हुआ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, कहाँ, ठीक है, कब हुआ है। तो ऐसे अगर आप खोलने जाओगे तो WH फैमिली आपको बहुत मदद कर सकती है इस पल्लवन में, ठीक है। तो आप WH फैमिली का सहारा लेते हुए कि स्टार्टिंग फेज से निकलते हुए उसको लिख सकते हैं। जैसे आप चाहे तो उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन था सर आप बता रहे थे जो इस बार? हिंसा वाला हिंसा question? बुरी चीज है, हाँ, हिंसा बुरी चीज है, दास्ता उससे भी बुरी। लेट मी एक वो उसमें आप शेयर किया गया है आई थिंक, है ना? हाँ हाँ, ग्रुप पे है। ग्रुप पे शेयर किया गया है। हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी चीज। हाँ मैं लिखता है क्या है हिंसा, 1 सेकंड एक न्यू पेज ले लेते हैं। मैं इसको मैं क्लेम करता हूँ होस्ट को। हाँ ठीक ठीक, कर रहे हैं सर, आप करिए। हाँ हाँ कर दी। सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। अब देखो क्या क्या डिस्कस कर लिया है हमने। आपको हुक यूज करना है, आपको इंट्रो यूज करना है, आपको बॉडी यूज करनी है, कंक्लूजन यूज करना है। ये तो आपका डायमेंशन हो गया। इससे पहले आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स निकालने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स निकालने हैं, और क्वेश्चंस यदि आप बना सके तो क्वेश्चंस निकालने हैं। और सर ने आपको बताया क्वेश्चंस बनाने में आप WH फैमिली के क्वेश्चंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना यदि आपने कर दिया ना, तो इतना तो श्योर है कि आपके पास शब्दों की कमी नहीं है। अब आपके साथ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि 100 शब्दों में लिखें क्या, है ना, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाएगा कि लिखूं क्या, वो वाली दिक्कत है। अब आपको लिखना क्या है उसके लिए एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। क्वेश्चन आया था अभी मेंस में, हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी। दास्ता उससे भी बुरी है। अब बताओ इसमें किस तरह से हम अटेम्प्ट करें, क्या करें इसमें? सर इसमें हुक तो गांधी जी ने सेम यही लाइन बोली थी जिसने गांधी पूरा जी ने बोली थी, और जिसने अच्छा, पूरे आपको ये हमारे एक स्वतंत्रता सेकंड, संग्राम का गुरु मंत्र। हाँ मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अभी हम जैसे बिगिनर्स कोई भी लिखता है ना, तो जैसे जिनको पता होता है ना वो तो देखो अच्छा आंसर लिखते हैं, लेकिन कईयों को ये लाइन का मतलब पता नहीं होता कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो अपन अप्रोच हमेशा ऐसे लेके चले, जिसको पता है वो तो बहुत अच्छा है कि वो लिख देगा लाइन को, पर कई बार 80% ऐसा होगा लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। तो उस केस में अपन कैसे मूव ऑन करेंगे उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी एक सेकंड आपने बताया कि गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये लाइन दी थी, जिसको पता है ठीक है, नहीं पता तो और भी अच्छी बात है, ओके। अब मुझे आप बताओ, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हम बाद में देखेंगे, इससे रिलेटेड 5-6 अलग अलग डायमेंशन पे कोई एग्जांपल या कुछ बातें आप बता सकते हो डिफरेंट। पहली बताओ सर एनीवन। आत्मरक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए की गई हिंसा या परमार्थ के लिए की गई हिंसा इज अ गुड थिंग। नहीं तो अपना सुभाष क्वेश्चन ही चंद्र नहीं बोस है, ने तो कहा तुम मुझे खून दो। अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार। तुम मुझे हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी है। तो आपको जो लिखना है ना वो ऐसा लिखना है कि ये दोनों कवर हो आपके। सर इजराइल वाला एग्जांपल ले सकते हैं, यहूदियों वाला। यहूदियों का एक एग्जांपल लिख सकते हो, इजराइल का, कि किस तरह से इजराइल ने अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
आप बात नहीं समझ रहे हो। तुम मुझे आप क्या कर रहे हो, हो? एक समझ गया, आप एक बात देखो, आप क्या कर रहे हो, आइसोलेट करके बात कर रहे हो, या तो इसी पे बात कर रहे हो या इसी पे बात कर रहे हो। आपको मिक्स करके बात करनी है, हर डायमेंशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों पहलू आ रहे हों। अब बताओ सर कारगिल वॉर का भी यूज ले सकते हैं ना? कारगिल वॉर दास्ता कहाँ आ गई? कारगिल का ओके ओके सर, ओके सर आर्मेनिया अजरबैजान। देखो यहूदी इजराइल का आ सकता है, कार्ल मार्क्स। यहूदी इजराइल का कोई भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो भी विश्व इतिहास में हुई हैं, वहां पे क्या था, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का अगर मकसद या उद्देश्य ये था कि अपनी देश को स्वाधीनता दिलाना हो या स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई करनी हो, तो उनके एग्जांपल अपन ले सकते हैं। उन पे ये फिट बैठता है कि वहां पे हम हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं टू ए सर्टेन एक्सटेंट, कि भैया एक होती है, दूसरी हमने एथिक्स में पढ़ी थी, जस्ट वार डॉक्ट्राइन, कि भाई वॉर हो सकता है। सर भगत सिंह का, कार्ल मार्क्स। एक एग्जांपल ये भी तो ले सकते हैं, चे गुवेरो। हेलो, हाँ बताइए सर। इसमें एक एग्जांपल अपन ये ले सकते हैं कि किसी कार्य में असफल होने के डर से अगर उस कार्य को शुरू नहीं करे, उससे असफल होना बेहतर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ले सकते हो। दोबारा रिपीट करो एक बार। जैसे किसी कार्य को अपन, जैसे किसी प्रयास को करने में अगर असफल होते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है कि अगर हम प्रयास नहीं करें उससे। तो बिल्कुल ये उस चीज में आ जाएगा आपका, है ना। अच्छा, इसमें एक जैसे गांधी जी ने बोला था कि आपने एथिक्स में पढ़ा, इसमें देखो एथिक्स में पढ़ा था, यहाँ पे एथिकल डिलेमा वाली बात है। आप देखोगे हिंसा और दास्ता के बीच में हमें चुनाव करना है, और जो सूक्ति ये कह रही है कि दास्ता को निम्न स्तर पे देखा गया, हिंसा को चुनना एक वीरता का भाव दिखाया गया है। समझ रहे है ना? तो उस डायमेंशन पे भी खोल के अपन देखा जा सकता था कि हिंसा, अब जैसे कौरव पांडवों का युद्ध था, वो बहुत उन्होंने लास्ट समय तक कहा कि वॉर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दास्ता तक ठीक है कि चल जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब बात ऐसी आ गई ना कि बिल्कुल दास बना के रखेंगे तुम्हें और कुछ नहीं देंगे, तब उसने हिंसा को भी, गीता ने क्या कहा कि ये धर्म युद्ध है। कृष्ण का रणछोड़ होना वो भी कि हमने हिंसा अवॉइड की, बट एट सम पॉइंट वी हैव टू गिव इन। हाँ, मतलब एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप हिंसा और उसको कहाँ पे आप हिंसक हो सकते हो, उस बात को ये बता रहा है, किस पॉइंट पे आप हिंसा। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत का युद्ध किस लिए, महाभारत का युद्ध किस लिए लिया था? दास्ता का मतलब हुआ सच से, दास्ता का मतलब ऐसा वो दास्ता नहीं हुई कि आपको किसी ने दास बना लिया। दास्ता का मतलब आप गलत चीज के ऊपर जा रहे हो, हाँ नेगेटिव चीजों के ऊपर लेके जा रहे हो, अन्याय सह रहे हो, है ना, इन चीजों के ऊपर। तो उनसे रिलेटेड जो भी वॉर हुई है, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, आपका रावण वाला कॉन्सेप्ट हुआ, राम रावण का कॉन्सेप्ट हुआ, कौरव पांडवों का हुआ, ये सब भी आप उससे लिंक कर सकते हो। ठीक है, एक ये भी सर ने और सर इसमें दोनों डायमेंशन है। सर यूक्रेन रशिया का वॉर ले सकते हैं। शब्द है, उसे सिर्फ शारीरिक हिंसा ना समझ के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे भारत, इसमें एक उदाहरण है कि भारत, आज का जो भारत है वो अमेरिका की हर बात में हाँ नहीं मिला। जैसे उन्होंने कहा रशिया से तेल मत लो, तो वो एक इकोनॉमिक दास्ता है। हमने उसके अगेंस्ट बोला कि नहीं भैया, हमारा हित जो है, हमारे देश का हित जो है, उसके लिए तो लेंगे। उसके बदले में हमने थोड़ा सा मतलब एग्रेसिवनेस दिखाई वेस्ट को। तो ये एक उदाहरण इसका संभव हो सकता है। बिल्कुल, ये इन्होंने बहुत ठीक बोला। हिंसा का मतलब अपने को सिर्फ शारीरिक हिंसा से नहीं है। हिंसा का मतलब ये है अपनी आवाज बुलंद करना, अपना पक्ष रखना। ठीक है, उस हिंसा को आप दास्ता, मतलब आपको अन्याय नहीं सहना है। देखो इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ। वो एग्जांपल है डोमेस्टिक वायलेंस का, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें हम कहते हैं कि महिलाओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए, है ना। बेल द डोर, आपको जब वुमेन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तभी बताया था। तो उसमें उनको महिलाओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लिंक होता है यहाँ पे। हिंसा बुरी चीज है, पर दास्ता उससे भी बुरी। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट, इसमें ये बात ये लिखी जो सर ने बोला कि जैसे हिंसा है, तो हिंसा का मकसद अगर उद्देश्य अगर एनलाइटनमेंट की तरफ है, आत्मनिर्भरता की तरफ है, या स्वाभिमानता की तरफ, स्वाभिमान होना है ना, जो स्वाधीनता की तरफ अगर है,
पर्सनल लिबर्टी की तरफ अगर हो रहा है तो वो हिंसा जायज है। वो हिंसा कैसे भी हो सकती है कि प्रमुख होके आप अपना क्या कर रहे हो, अपना आलोचना सामने अपना वो दिखा रहे हो कि भाई मैं इसके अगेंस्ट में हूँ उसको, ठीक है, आप सामने आके उसकी आलोचना कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कहा जा सकता है। आप किसी बड़ी अथॉरिटी के सामने क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी एक्ट अगर आप आ जाता है तो उसका आप ऐसे नहीं कि उसको आपने पालन कर लिया, आप उसके खिलाफ आप एजिटेशन करके कह रहे हो कि नहीं ये कानून गलत है, तो ये भी एक तरीका का वो हो गया, ठीक है, अपोजिशन हो गया, ठीक है। सर जैसे ट्राइब्स जल जंगल और जमीन के लिए करते हैं वो संघर्ष, बिल्कुल वो भी लिख सकते हैं क्या? हाँ देखो, लेकिन ऐसे सुनो लिख तो सकते हो, पर ऐसी चीज लिखते समय बहुत सावधानी पूर्वक सेंसिटिव तरीके से लिखना। ऐसा नहीं हो कि आप योर आंसर इज लुकिंग लाइक जस्टिफाइंग दैट नक्सलिज्म, तो हाँ नक्सलिज्म, तो बड़े तरीके से आप लिखना कि उसको जल जंगल जमीन से मत जोड़ो, उसको ऐसे जोड़ो कि ट्राइबल्स और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, है ना, वो आवाज जायज है क्योंकि उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना उनका अंतिम उद्देश्य है, ठीक है। अब देखो, आप यदि इसको फिलोसफिकल एंगल से जोड़ पाओ और एथिक्स यदि आपने ढंग से पढ़ी हो, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हिंसा को आप एंड मत मानो। यदि हिंसा को आप एंड की तरह ट्रीट करोगे तो गलत है। हिंसा यदि आप एक मीन्स की तरह मान रहे हो जो प्राप्त कर रही है आपका कोई नॉवल एंड, जिससे आप किसी अच्छे एंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? अंत, साध्य। हाँ, साध्य और साधक और साध्य वाला। तो हिंसा यदि आपका एक साधन है किसी अच्छे साध्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसको जस्टिफाई किया जा सकता है ना। अब इसको थोड़ा सा लिखते समय बड़ा बारीक लाइन यूज करनी है कि ये एब्सोल्यूट टर्म्स में ठीक नहीं है, लेकिन यदि वो नोबल एंड्स अच्छे हैं तो हम उसमें इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। सर इसको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से जोड़ के कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, नेचुरल जस्टिस, गांधी जी के 7 सिंस, वहां से करके इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। सर और देखो, हेलो, हाँ बताएं। एक देखो, जैसे राजस्थान का क्वेश्चन है तो महाराणा प्रताप का एग्जांपल लो आप, इसमें बहुत अच्छा जाएगा। भारत, यदि आपको पता नहीं कि गांधी जी ने कहा है, लेकिन भारत का स्वतंत्रता संग्राम तो आपको पता ही है ना, जिसमें हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था जो थोड़ा वायलेंट चला गया था, CDM हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हाँ, चोरी चोरा वाला पॉइंट, चोरी चोरा, हाँ, इसमें आप जो रिवोल्ट हुए थे, रॉयल म्यूटिनी, इंडियन नेवी म्यूटिनी का रिवोल्ट हुआ था, वो डाल सकते हो आप, है ना। इवन आजाद हिंद फौज का गठन किस लिए किया गया था, है ना, वो तो एक आर्मी ही थी आजाद हिंद फौज, तो जिसका गठन किया गया था भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो पहला देखो डायमेंशन आपका भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो गया। दूसरा, महाराणा प्रताप का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि उन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं की, डायरेक्टली लिंक कर रहा है, दास्ता स्वीकार नहीं की, हिंसा उन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं की और अन्याय के पास को स्वीकार नहीं किया। इसके बदले उन्होंने अपना मतलब संग्राम जारी रखा अन्याय के खिलाफ, बाहरी आक्रमणों के खिलाफ, और उन्होंने उस चीज पे फिर एक महाभारत का युद्ध डाल सकते हो कि कौरव पांडवों के युद्ध में अन्याय के खिलाफ पांडव लड़े, है ना। उन्होंने जो सर एक डाउट है, असत्य, हाँ बताएं सर। ऐसे साहित्य का भी नाम इस टाइप के है जो दास्ता स्वीकार नहीं की उस टाइप। सर इसमें हिंसा को मतलब साहित्यिक कृति, हाँ, यदि कोई आपको नाम याद है तो लिख सकते हो, वो पर्सनल हो जाता है फिर, है ना, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ बताएं। सर इसमें हिंसा को सही बताना है या नहीं? नहीं हिंसा देखो, को सही बताना है या दोनों को बुरा बता के सुनो दास्ता को ज्यादा बुरा बताना करनी है। नहीं, आपको हिंसा को एब्सोल्यूट टर्म्स में सही नहीं बताना, नहीं, आपको क्या करना है, हिंसा को यूज करना है दास्ता के रेस्पेक्ट में, ठीक है। उस केस में आपको क्या बताना है कि हाउ हिंसा कैन बी जो है उसको दास्ता के अगेंस्ट में, अन्याय के खिलाफ यूज किया जा सकता है।
आप सिर्फ एक ही पॉइंट पे बात करोगे ना तो काम खराब कर लोगे। आप सिर्फ इसी चीज पे बात करोगे या इसी चीज पे बात करोगे तो बिगाड़ लोगे मामले को। आपको लिंक करके बात करनी है दोनों को, ठीक है। आप इसके रेस्पेक्ट में उसकी बात करोगे ना तो वो बात गलत प्रूफ नहीं होगी फिर। एथिक्स के टाइप में ले जाना पड़ेगा सर, तुलनात्मक रूप से। हाँ बिल्कुल, एथिक्स का यूज करना पड़ेगा इसमें थोड़ा। सर इसमें मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का यूज नहीं कर सकते ना? नहीं अवॉइड करो उससे, है ना। ऐसी कोई भी चीज मतलब ज्यादातर गांधीयन हाँ हाँ देखो, आपको कोई भी आंसर लिखना हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर आपके संविधान के आइडियल्स के अनुरूप ही हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि अलग ही डायमेंशन में ले जाओ, उसको अवॉइड करना आप, ठीक है। चलो फिर ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा अब आप एक काम करना, एक एक्सरसाइज शेयर की हुई है पुराने पल्लवन की, है ना। तो ये जो हमने आज पढ़ा है इसको आप वहां पे अप्लाई करके देखो कितना आप कर पाते हो कितना नहीं कर पाते हो, फिर हम और डिस्कस करेंगे इस पे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। सर इंग्लिश के ट्रांसलेशन पे मैम देखो इस पे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाकी इंग्लिश के ट्रांसलेशन में तो 2021 के ऊपर यदि आप बात कर रहे हो ना तो वो टफ थे, ठीक है। दे आर रियली टफ, तो इतने इजी नहीं थे। बाकी उसमें ऐसा कुछ है नहीं, आपको इंग्लिश आती है, ग्रामर रूल्स पता है तो आप कर पाओगे, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें। सर अब नेक्स्ट वीक के लिए, सर नेक्स्ट वीक के लिए अलग से सेशन रहेगा या क्या है सर नेक्स्ट वीक का प्लानिंग? उसके लिए करेंगे, संडे को करेंगे ना। अच्छा ठीक है ना, नेक्स्ट वीक के लिए करेंगे। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते, उसके लिए तो आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी, ग्रामर के रूल्स पता ही होने चाहिए, और उसमें भी आप श्योर नहीं हो सकते हो कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए मैम। सर थोड़ा हिंदी के कीवर्ड के लिए कुछ बता दो, मतलब उसमें कैसे इम्प्रूव करना है। कैसे? सर जैसे पल्लवन का जो लिखते हैं उसमें समझ नहीं आता हिंदी के कीवर्ड, जो इंग्लिश में तो हो जाता है, पर हिंदी के कीवर्ड कैसे इम्प्रूव किया जाए। नहीं अरे अब ये था जो हमने बात की, मन के हारे हारे, तो इसमें हिंदी के तो लिए हमने, मनोबल, दृढ़ संकल्प, ये सब हिंदी के तो थे। ये तो दिमाग खोलना पड़ेगा, आप टाइम दो। जो याद नहीं आता है मतलब। नहीं इसमें आपको क्या है, सोचना पड़ेगा, बैठ के सोचो कि मन को मैं किस किस से रिलेट कर सकता हूँ, हिंसा को मैं किस किस से रिलेट कर सकता हूँ, हिंसा को मैं रिलेट कर सकता हूँ, आवाज बुलंद करना, हिंसा को रिलेट कर सकता हूँ मैं किस चीज से, कि हिंदी मेरी भी मतलब थोड़ा टिपिकल वर्ड है, मतलब आसान तो समझ में आ जाता है, लेकिन मैम वो प्रैक्टिस से होगा मैम। अगर प्रैक्टिस है कि आप उसको जितने एक्सरसाइज करते रहोगे, और हिंदी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आप पढ़ना चालू कर दो, एक आध कोई भी हो ना, कोई भी अखबार के एडिटोरियल हो, उसको पढ़ना चालू कर दो, आपकी वोकैब थोड़ी सी डेवलप होगी। प्रैक्टिस करो इस पे, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, प्रैक्टिस करके देखो। रोहित सर। हाँ जी सर एक काम कर, बताएं। जैसे जो डीएस में आप पैसेज देते हो और एक जैसे ये अभी इंग्लिश में दे रहे हो ट्रांसलेशन, तो इनका मॉडल आंसर दे सकते हो क्या, जिससे हमें ये पता चले कि हमने गलती कहाँ की, क्योंकि वो फिर एग्जैक्ट हो नहीं पाता। इंग्लिश बिल्कुल, इंग्लिश ट्रांसलेशन के हम आपको दे देंगे, है ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन के दे देंगे। हाँ, और पैसेज में कि जिससे पता चल जाएगी वही, अभी ट्रांसलेशन चल रहा है तो ट्रांसलेशन देखो जो हाँ बिल्कुल, जो डायरेक्ट वाले हैं ना उनके तो हम दे देंगे आपको, डोंट वरी, है ना। अभी आज मंडे के शेयर कर देते हैं, और आज शायद अभी तक तो दैनिक अभ्यास शीट भी शेयर नहीं की है, वो भी करवा देते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। वाले ट्रांसलेशन का भी दे देना सर। हाँ ट्रांसलेशन मंडे वाले ट्रांसलेशन का आज पोस्ट कर देंगे। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है फिर आज हम इसे अभी बाइंड अप करते हैं, काफी लेट हो गया है, और आप लोग करते रहो, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, और आई थिंक आज का सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, पर इसको अप्लाई करके देखना आप, ठीक है। ओके सर। इसको पल्लवन में अप्लाई करो, फिर हम पैराग्राफ राइटिंग में अप्लाई करेंगे, निबंध में अप्लाई करेंगे, तो जब तक आप परफेक्ट हो जाओगे। ओके बाइंड अप करते हैं। बाय, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।